सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। सेटिंग द बार। सेट द बार इसका मतलब होता है मानक निर्धारित करना, कुछ स्टैंडर्ड जो है तय करना, यानी कि कुछ वेल डिफाइंड रूल्स बनाना, उसको हम बोलते हैं सेटिंग द बार। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी फ्रेज़ है। सेट द बार का मतलब होता है कुछ स्टैंडर्ड्स तय करना। द ECI इज़ टू इम्पोर्टेंट। देखो, ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। टू और टू, अभी देखना इसका अर्थ किस तरह से निकलता है। द ECI इज़ टू इम्पोर्टेंट एन इंस्टीट्यूशन टू बी लेफ्ट टू इट्स ऑन डिवाइसेस। कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण कि हम उसे उसके भरोसे नहीं छोड़ सकते। देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ऑन डिवाइसेस, यानी कि ECI के खुद के डिवाइसेस। कुल मिला के ECI के खुद के डिवाइसेस से मतलब है ECI की खुद की पॉलिसीज़, उसके खुद के नियम, उन्हें कहा गया है इट्स ऑन डिवाइसेस। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ स्टैंडर्ड रूल्स बनाने ज़रूरी हैं। ECI इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है कि उसे हम ECI के भरोसे नहीं छोड़ सकते। द ECI आस्किंग द BJP एंड द कांग्रेस टू डेसिस्ट फ्रॉम। देखो, डेसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर रहना, उसको अवॉइड करना। इसके बाद में हम लगाते हैं फ्रॉम प्रेपोजिशन, और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो आती है ING फॉर्म में। तो ECI ने जो है BJP और कांग्रेस से ये बात पूछी है कि भाई वो इस चीज़ को अवॉइड करें, इस चीज़ से दूर रहें। डेसिस्ट फ्रॉम रेजिंग, रेज का मतलब होता है उठाना। डिवाइसिव इश्यूज़, यानी कि कांग्रेस और BJP विभाजनकारी मुद्दों को न उठाएं, इनसे दूर रहें। इन कैंपेनिंग, चुनाव प्रचार के दौरान। इन द जनरल इलेक्शन, कि ये जो जनरल इलेक्शन चल रहे हैं, इन जनरल इलेक्शन के दौरान ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है, इस चुनाव प्रचार में कांग्रेस और BJP विभाजनकारी डिवाइसिव मुद्दों को न उठाए। इस तरह की बात ECI ने BJP और कांग्रेस से कही है। तो ये जो बात ECI ने कही है, इज़ अ केस ऑफ बेटर लेट देन नेवर। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ECI के द्वारा ये जो बात कही गई है, लेट कही गई है, लेकिन कभी न कहने से तो अच्छा ही है। बेटर लेट देन नेवर का मतलब होता है कि भाई कोई काम है जो आप करते ही नहीं, उसके बजाय आपने उस काम को कर लिया, भले ही आपने उस काम को लेट किया, तो उसके लिए हम बोलते हैं बेटर लेट देन नेवर। द ECI हैज़ इन रिसेंट ईयर्स, कि अभी हाल ही के वर्षों की अगर हम बात करें तो ECI जो है डिसअपॉइंटेड द इंडियन इलेक्टोरेट। इंडियन इलेक्टोरेट का मतलब हो गया भारतीय मतदाता। तो अभी हाल ही के वर्षों में ECI ने भारतीय मतदाताओं को निराश किया है, डिसअपॉइंट किया है, बाय इट्स इनएबिलिटी टू बी इफ़ेक्टिव। देखो, ECI जो है ना, उसको टू बी का मतलब है होना, उसे इफ़ेक्टिव होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, लेकिन प्रभावी होने में ECI अनेबल रही है, अयोग्य रही है। इस कारण भारतीय मतदाता जो हैं ECI से निराश हुए हैं। यानी कि ECI ने इम्पार्शियल रोल नहीं निभाया। इम्पार्शियल का मतलब इम्पार्शियल एंड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा तुरंत, और इम्पार्शियल का मतलब होता है पूरी तरह से निष्पक्ष होना। तो कुल मिला के ECI जो है अनेबल रही है इफ़ेक्टिव तरीके से काम करने में, निष्पक्ष तरीके से काम करने में, और त्वरित काम करने में। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बड़ी तेज़ी से, बड़ी त्वरित। इन इट्स रोल एज द वॉच डॉग ऑफ इलेक्शन। वॉच डॉग का मतलब होता है प्रहरी, जो देखभाल करता है, देखता है। तो कुल मिला के ECI जो है उसका रोल क्या है? उसका रोल है इलेक्शंस को निगरानी करना। एक तरह से जो इलेक्शंस होते हैं उसकी वॉच डॉग संस्था के रूप में ECI काम करती है। लेकिन अभी हाल ही के वर्षों में अगर हम देखें तो भारतीय मतदाता जो हैं ECI की इनएबिलिटी से निराश हुए हैं। यानी कि ECI उतनी इफ़ेक्टिव
उतनी इम्पार्शियल और उतनी प्रॉम्प्ट नहीं रही जितनी उसे होना चाहिए था। दिस इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ द मैकेनिज्म। अब देखो ईसीआई उतनी प्रभावी नहीं रही, उसका एक आंशिक कारण, पार्टली का मतलब है कि भाई थोड़ा बहुत कारण ये भी है, क्या, अ फंक्शन ऑफ द मैकेनिज्म, कि एक सिस्टम की अगर हम बात करें, किस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ईसीआईस मेंबर, कि ईसीआई के जो मेंबर्स होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है, तो उस नियुक्ति का जो मैकेनिज़्म है, जो प्रक्रिया है, वो जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो जिस तरह से फंक्शन करती है, ये भी कुछ हद तक जिम्मेदार है ईसीआई की इनएबिलिटी के लिए। क्यों? क्योंकि जो ईसीआई के अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है, विच इज एंटायरली अ पार्टीसन डिसीजन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव से यहाँ पे मतलब है कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है सरकार। भाई ईसीआई के जो सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति है वो पूरी तरह से एक पक्षपातपूर्ण डिसीजन होता है, किसका, सरकार का। तो ये भी एक कारण रहा है ईसीआई की इनएबिलिटी का। द ईसीआई हैज़ नाउ रिटन टू बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा टू आस्क। ईसीआई ने अभी हाल ही में बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को ये पूछते हुए लिखा है, स्टार कैंपेनर्स ऑफ द पार्टी टू रिफ्रेन फ्रॉम। रिफ्रेन का मतलब भी वही होता है, किसी चीज़ से दूर रहना, उसको अवॉइड करना। इसके बाद में आता है फ्रॉम प्रेपोजिशन, और इसके बाद जो वर्ब आती है उसमें हम लगाते हैं आईएनजी। तो क्या बात ईसीआई ने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से कही है कि जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वे दूर रहें, किस चीज़ से, मेकिंग स्टेटमेंट्स विच में डिवाइड द सोसाइटी। यानी कि बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं वे इस तरह के बयानबाजी से दूर रहें जो कि समाज को डिवाइड कर सकती है। इट्स लेटर फॉलोज हिज रेस्पॉन्स। अब इट्स लेटर फॉलोज हिज रेस्पॉन्स यानी कि ईसीआई का जो लेटर है वो फॉलो करता है, किस चीज़ के बाद में ईसीआई ने अपना लेटर दिया है, हिज रिस्पॉन्स। मिस्टर जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी, कब, 13 मई को। किस चीज़ को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी, टू अ नोटिस इशूड टू हिम। देखो एक नोटिस जो है बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को जो है इशू हुआ था, ओवर अ कंप्लेंट यानी कि एक शिकायत थी, किसके अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच इन बांसवाड़ा राजस्थान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा में एक स्पीच दी गई थी, उसको लेकर एक कंप्लेंट थी। इस संबंध में एक नोटिस जो है मिस्टर जेपी नड्डा को दिया गया था और उस नोटिस का जवाब मांगा गया था। तो ये जो बांसवाड़ा की स्पीच थी मिस्टर नरेंद्र मोदी की, उसमें उन्होंने क्या कहा था, मिस्टर मोदी हैड रिफर्ड टू मुस्लिम्स एज इन्फिल्ट्रेटर्स। इन्फिल्ट्रेटर का मतलब होता है घुसपैठिया, एंड पीपल विथ मोर चिल्ड्रन। तो बांसवाड़ा राजस्थान में दी गई अपनी स्पीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम्स को किस तरह से जो है रेफ़र किया था, उन्हें घुसपैठिया कहा था और उन्हें ऐसे लोग कहा था जिनके अधिक बच्चे हैं, पीपल विथ मोर चिल्ड्रन। तो इस संबंध में जो एक कंप्लेंट थी और उस कंप्लेंट के रिगार्डिंग एक नोटिस जो है बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा को जारी हुआ था और उसका उन्होंने रिस्पांस दिया था, और उसके बाद में फिर ईसीआई ने एक और लेटर जो है भेजा है बीजेपी को। द लेटर टू कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे। ईसीआई के द्वारा एक लेटर कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दिया गया। उसमें ये बात पूछी गई, आस्क्स हिम टू इंश्योर, कि कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें दैट कि द पार्टीज स्टार कैंपेनर्स, डेसिस्ट का मतलब है अवॉइड करना, किसी चीज़ से दूर रहना। मैंने बताया था डेसिस्ट के बाद में आता है फ्रॉम और इसके बाद जो वर्ब आती है उसमें लगाते हैं हम आईएनजी। एनी स्टेटमेंट्स विच में कॉज टेंशंस बिटवीन डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज़। तो ईसीआई के द्वारा ये जो लेटर कांग्रेस प्रेसिडेंट को दिया गया है उसमें कहा गया है कि कांग्रेस प्रेसिडेंट इस बात को सुनिश्चित करें कि कांग्रेस पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं वे इस तरह की बयानबाजी से दूर रहें जो कि कारण बन सकती है विभिन्न जातियों और विभिन्न समुदायों में टेंशन्स क्रिएट करने का।
दीज रिब्यूक्स, रिब्यूक का मतलब होता है फटकार लगाना किसी को, तो ये जो फटकार है फ्रॉम द ECI टू द पार्टीज कम अ डे आफ्टर इट सेंस्योर, सेंस्योर का मतलब यही होता है फटकार लगाना। द फॉर्मर कलकत्ता हाई कोर्ट जज टर्न्ड बीजेपी कैंडिडेट, देखो पूर्व में कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज थे टर्न्ड बीजेपी कैंडिडेट, जो कि अब बीजेपी कैंडिडेट बन गए हैं। कहाँ से? फ्रॉम तामलुक वेस्ट बंगाल। और ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं इनका नाम है अभिजीत गंगोपाध्याय और ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं वेस्ट बंगाल में तामलुक नामक कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो उन्होंने जो रिमार्क्स किए थे, उन्होंने जो कमेंट्स किए थे, उन्होंने जो टिप्पणियाँ की थी अभिजीत गंगोपाध्याय ने, किसके खिलाफ? तृणमूल चीफ ममता बनर्जी, कि तृणमूल कांग्रेस की जो चीफ है ममता बनर्जी, उनके खिलाफ जो कमेंट्स या जो टिप्पणियाँ अभिजीत गंगोपाध्याय ने की थी, इस संबंध में ECI ने अभिजीत गंगोपाध्याय को फटकार लगाई थी। और इसके एक दिन बाद जो है कांग्रेस और बीजेपी को ECI ने जो है लेटर दिए हैं। ही वाज बार्ड फ्रॉम कैंपेनिंग, बार का मतलब होता है एक तरह से रोक लगा देना। इस बार के बाद में आता है फ्रॉम प्रीपोजिशन और इसके बाद में जो वर्ब आती है वो आती है ING फॉर्म में, फॉर 24 आवर्स। तो कुल मिला के कैंपेनिंग का मतलब चुनाव प्रचार करना, किसी चीज़ चुनाव प्रचार करना। तो ही वाज बार्ड फ्रॉम कैंपेनिंग फॉर 24 आवर्स। तो कुल मिला के अभिजीत गंगोपाध्याय को उनके कमेंट्स के लिए 24 घंटे तक प्रचार करने से रोक दिया गया। अर्लियर, पूर्व में, द ECI हैड एक्टेड अगेंस्ट, ECI ने जो है एक्शन लिया था किसके खिलाफ? YSRCP चीफ YS जगन मोहन रेड्डी। तो देखो पूर्व में ECI इन लोगों के खिलाफ जो है एक्शन ले चुकी है। कौन कौन है? एक तो है YSRCP चीफ YS जगन मोहन रेड्डी, BRS चीफ के चंद्रशेखर राव, BRS प्रमुख के चंद्रशेखर राव, तेलंगाना मिनिस्टर कोंडा सुरेखा, तेलंगाना मंत्री कोंडा सुरेखा, बीजेपी लीडर्स शोभा करांडलाजे एंड दिलीप घोष, एंड कांग्रेस लीडर्स सुप्रिया श्रीनाथे एंड रणदीप सुरजेवाला। तो इन लोगों के अगेंस्ट ECI जो है एक्शन ले चुकी है पूर्व में। कंप्लेंट्स अगेंस्ट यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा लास्ट वीक। अब पिछले सप्ताह असम के चीफ मिनिस्टर और यूपी के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई फॉर देयर अलीज्ड वायलेशन, कंप्लेंट्स क्यों आई इन दोनों मुख्यमंत्रियों के खिलाफ? कथित तौर पर, अलीज्ड का मतलब होता है कथित तौर पर, फॉर देयर अलीज्ड वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर पेंडिंग, कथित तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए इन दोनों मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है कंप्लेंट आई। तो ये कंप्लेंट्स जो हैं अभी पेंडिंग हैं, इन पर एक्शन नहीं लिया गया है। ओवरऑल अगर हम बात करें, दीज मेजर्स माइट गिव एन अपीयरेंस ऑफ इम्पार्शलिटी, कि ये जो मेजर्स का मतलब होता है उपाय, कि ये जो एक्शन लिए गए हैं ये शायद इस तरह का अपीयरेंस दे सकते हैं, है ना, इन उपायों को देखते हुए ऐसा लग सकता है कि भाई ECI जो है इम्पार्शल है, निष्पक्ष है, बट दैट इज़ नॉट एनफ, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। द ECI इज़ अज्यूमिंग अ फॉल्स पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है समानता, बिटवीन लेजिटिमेट डिबेट्स ऑन पॉलिसीज़। अब देखो ECI जो है अज्यूम करने का मतलब होता है मानना, ECI जो है एक गलत समानता को मान रही है। किन चीज़ के बीच में? देखो एक तो होती है लेजिटिमेट डिबेट, लेजिटिमेट डिबेट का मतलब हुआ कानूनी तरह से आप बहस करते हो, वैधानिक रूप से, यानी कि जो कानून के तहत किसी चीज़ पे वाद विवाद करना, उन पॉलिसीज़ पे वाद विवाद करना। दैट इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, जो ऐसी पॉलिसीज़ जो कि प्रभावित करती हैं। वेरियस का मतलब हो गया विविध, कई, सोशल ग्रुप्स डिफरेंटली, यानी कि कई जो सामाजिक समूह हैं उन्हें विभिन्न तरीक़ों से प्रभावित करने वाली जो पॉलिसीज़ हैं उनके ऊपर कानून के तहत डिबेट करना। एक तो बात ये हो गई।
और दूसरी बात क्या है, और इन दोनों बातों को ईसीआई जो है समान मान के चल रही है। दूसरी बात है एन इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना। ऑफ जेनोफोबिया, जेनोफोबिया का मतलब होता है बाहरी लोगों का भय या बाहरी लोगों को नापसंद करना। जब हम बोलते हैं जेनोफोबिया तो इसका मतलब होता है बाहरी लोगों से डर होना या फिर बाहरी लोगों को पसंद ना करना। फॉर सोशल पोलराइजेशन, तो कुल मिला के एक तो होता है लोगों को उकसाना जेनोफोबिया के नाम पे। फॉर सोशल पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का मतलब होता है लोगों को किसी बात को लेकर लोगों को दो धड़ों में बांट देना, है ना, लोगों को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देना, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। तो सामाजिक ध्रुवीकरण करना जेनोफोबिया के आधार पे, यानी कि लोगों को बाहरी लोगों का भय बताकर या बाहरी लोगों के प्रति उनमें डिसलाइक की फीलिंग पैदा करके उनको भड़काना, उकसाना, ये एक अलग बात है। और सामाजिक ग्रुप जो हैं उनको लेकर विभिन्न तरह की जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उनके ऊपर एक लेजिटिमेट डिबेट होना चाहिए, ये आवश्यक है। लेकिन इन दोनों बातों को अगर आप समान कर देते हो तो ये ठीक नहीं है। यही यहाँ पे कहा गया है कि द ईसीआई ये मान के चल रही है कि एक तरह की ये गलत है, गलत जो है समानता ईसीआई मान के चल रही है किन दो बातों में, ये दो बातें। द एमसीसी की ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, कैन नॉट बी अ र्यूज़। र्यूज़ का मतलब होता है एक तरह की ट्रिक, एक तरह की चाल। टू मफल, मफल का मतलब होता है किसी चीज़ को साइलेंस कर देना, उसकी जो आवाज़ है उसे चुप कर देना। पॉलिटिकल डिबेट्स की जो एमसीसी है उसे एक ट्रिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता राजनीतिक जो डिबेट होती है उनको शांत करने के लिए। कहने का मतलब है कि राजनीतिक डिबेट को शांत करने के लिए एमसीसी को एक र्यूज़ के रूप में, एक ट्रिक के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो पॉलिटिकल डिबेट्स हैं वो होनी चाहिए। एंड डिसएग्रीमेंट्स, इसी तरह से जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, असहमतियां हैं, वे होनी चाहिए। विच आर एंड शुड बी, कि ये पॉलिटिकल डिबेट्स और ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं ये हैं और होने चाहिए एट द हार्ट ऑफ कैंपेनिंग, कि जो चुनाव प्रचार होता है, जो चुनाव अभियान होता है, उसके मूल में ये बातें होनी चाहिए। मिसयूज़ ऑफ पावर एंड क्रिएशन ऑफ डिसहार्मनी, कि जो सत्ता है या जो पावर है उसका दुरुपयोग करना और लोगों के बीच डिसहार्मनी क्रिएट करना। देखो, हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य होना, एक तरह की फ्रेंडली फीलिंग होना, और डिसहार्मनी का मतलब हो जाएगा असामंजस्य। फाल इन का मतलब है आते हैं, यानी कि ये किस कैटेगरी में आते हैं कि पावर का दुरुपयोग करना, लोगों के बीच में डिसहार्मनी क्रिएट करना, ये किस चीज़ में आते हैं? फॉल इन अ डिफरेंट बास्केट। ये एक अलग ही मसला है, ये एक अलग ही मुद्दा है, ये अलग ही बास्केट में आते हैं। द इंटेग्रिटी एंड द क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है एक तरह की सत्यनिष्ठा, एक तरह की ईमानदारी, सिंसियरिटी। द इंटेग्रिटी एंड द क्रेडिबिलिटी का मतलब हुआ विश्वसनीयता। ऑफ द ईसीआई इज सेंट्रल टू द लेजिटिमेसी ऑफ इलेक्शन। लेजिटिमेसी का मतलब हुआ वैधानिकता, कानून के अनुसार सही होना। तो कुल मिला के ईसीआई की विश्वसनीयता और जो सत्यनिष्ठा है वो बहुत ही मुख्य है इलेक्शंस की वैधानिकता के लिए, कि भाई इलेक्शंस जो हैं उनकी लेजिटिमेसी के लिए सबसे प्रमुख जो है वो क्या है? ईसीआई की इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी। रीइंफोर्स का मतलब है पुनः उस चीज़ को और ज़्यादा मजबूत बनाना, रीइंफोर्सिंग इट्स इंडिपेंडेंस। तो कुल मिला के ईसीआई की जो स्वतंत्रता है उसे फिर से परिभाषित करना, उसे फिर से सुदृढ़ बनाना शुड बी अ प्रायोरिटी, ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। किन के लिए? फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का मतलब होता है हितधारक, जिनके इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि भारतीय लोकतंत्र में भारतीय लोकतंत्र से जुड़े जो भी हितधारक हैं उनके लिए
प्रायोरिटी होनी चाहिए कि ईसीआई की जो इंडिपेंडेंस है वो और ज़्यादा मजबूत बने। और इंडियन डेमोक्रेसी में हम खासकर किसकी बात कर रहे हैं? वैसे तो इंडियन डेमोक्रेसी में सारे स्टेक होल्डर्स आ गए, लेकिन खास करके पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड द जुडिशरी, खास करके जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं और जो हमारी न्याय व्यवस्था है, जो न्यायपालिका है, खासकर उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो ईसीआई है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। द ईसीआई इज़ टू इम्पोर्टेंट टू बी लेफ्ट टू इट्सेल्फ। ईसीआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ईसीआई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्था है। इसे हम खुद उसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसकी इंडिपेंडेंस पे ध्यान देना हम उन सभी लोगों का कर्तव्य है जिससे इसके हित जुड़े हुए हैं। और ख़ास करके हम बात करें तो ईसीआई के जो प्रमुख स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन हैं? विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारी जुडिशरी। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।